टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इससे पहले हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। जो रदरफोर्ड थे उनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, ये उनका पूरा नाम था। और जे थॉमसन ने हमें ये तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर होता है उसके अंदर क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने मतलब उनका एक्सपेरिमेंट इस चीज से रिलेटेड था कि वो ये जानना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट जो होता है वो किसी भी एटम में किस तरीके से होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किए थे? काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a gold foil. इनके एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था? मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो मतलब एक उन्होंने क्या लिया? एक गोल्ड मेटल लिया था, उसकी एक फॉयल बनाई थी। फॉयल का मतलब एक पतली लेयर बनाई थी उस मेटल की, एकदम पतली लेयर। ओके, और उसके ऊपर क्या किए थे? अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराया था उन्होंने? मतलब स्ट्राइक कराया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था उनका एक्सपेरिमेंट। He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. मतलब उन्होंने मतलब रीजन दिए थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यही चीजें क्यों यूज करी थी। तो कौन कौन सी चीजें यूज करी थी उन्होंने? एक तो गोल्ड की थिन फॉइल यूज करी थी और अल्फा पार्टिकल्स यूज किए थे। तो उन्होंने बताया कि दोनों चीजें उन्होंने क्यों ली थी। तो ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस gold foil was about 1000 atoms thick. मतलब उन्होंने मतलब जो फॉयल बनाने के लिए या लेयर बनाने के लिए सिर्फ गोल्ड मेटल का ही सिलेक्शन क्यों किया था? तो उन्होंने इस चीज को समझाया कि जो गोल्ड जो है वो एक मलेबल मेटल है। ओके, और इससे आप इसको पिघला के जितनी भी पतली लेयर बनाना चाह सको, वो इस चीज से क्या है वो लेयर बनाना सिर्फ गोल्ड मेटल से ही क्या है पॉसिबल है। ओके, दिस गोल्ड फॉइल इज अबाउट 1000 एटम्स। और इस गोल्ड फॉइल को बनाने के लिए कितने एटम्स का यूज हुआ? 1000 एटम्स का यूज हुआ। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि एटम का साइज जो होता है वो कितना छोटा होता है। यदि आप 1000 एटम भी यूज कर लेंगे तो जो वो फॉइल बनेगी वो बहुत ही पतली बनेगी। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वाई वाला क्वेश्चन आता है। Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass 4u. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स को क्यों यूज किया था? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। तो हीलियम का सिंबल He होता है, डबली चार्ज का मतलब +2, और इसका जो एटॉमिक मास जो होता है ना वो 4u होता है। तो मतलब जब किसी इसका जो एटॉमिक मास जो है 4u है, तो मतलब ये क्या है? इनका जो मतलब इनके अंदर क्या होगा कि इनकी जो स्पीड जो होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। मतलब ओके, मतलब एक तो ये डबली चार्ज है और इनका मास इतना है, इसकी वजह से क्या है? ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है और इनके अंदर क्या जो होती है मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्लियर? इट वॉज एक्सपेक्टेड द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सम एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। मतलब उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो मतलब जैसा वो सोच रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे क्या होंगे, जब गोल्ड के अंदर मतलब गोल्ड एटम से क्या करेंगे? वो टकराएंगे। ओके, गोल्ड एटम के अंदर जो प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो जब टकराएंगे तो उनके अंदर जिस तरीके का डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उनके डायरेक्शन के अंदर जिस तरीके का जो चेंजेस आएगा, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मतलब उनको मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि उसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन जरूर आएगा। ओके, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हम किसको कह रहे हैं? हीलियम आयंस को कह रहे हैं। तो हीलियम आयंस जो होते हैं उनका जो वेट था वो क्या था? प्रोटॉन के मतलब उनका जो मास था ना वो कितना, मतलब प्रोटॉन के मास के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा था। तो उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा जो है डिफ्लेक्शन जो है वो मतलब हमें दिखाई नहीं दिया। ओके, डिफ्लेक्शन का मतलब उनके डायरेक्शन के अंदर जो बहुत ज्यादा चेंजेस जो रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट की थी वो देखने को नहीं मिली।
ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने क्या बनाया था, ये जो गोल्ड, ये आपको गोल गोल जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये गोल्ड जो मेटल्स जो होते हैं उसके एटम्स हैं। मतलब ये 1000 एटम्स की मिला के उन्होंने क्या करी थी, ये शीट तैयार की थी। मतलब ये जो सर्कल्स जो आप दिख रहे हैं ये गोल्ड के एटम्स है। ओके, अब उन्होंने क्या किया था, इन एटम्स की एक पतली लेयर बना दी और उसके ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, स्ट्राइक किया, मतलब उनको उनके ऊपर डाला। ओके, किसी सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर डाला। तो उन्होंने देखा कि मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको मतलब देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो जैसे आप ये दिख रहे हैं ना, जो आपको ये सीधी लाइन दिख रही है, जैसे ये मतलब ये जो सीधी लाइन जो आपको दिख रही है वो मतलब अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल गए। दूसरे उन्होंने नोट किया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे आप ये यहाँ पे देखेंगे, पहला मतलब जो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे टकराए और इनके अंदर आपको ये डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब ये कुछ एंगल से वापस रिटर्न हो गए। ओके, दूसरा डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए और यहाँ पे टकराए और इस तरीके से आगे, मतलब इनका जो एंगल्स था वो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अब ये तीसरे नंबर का आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अंदर एटम से किसी चीज से टकराए, वापस 180 डिग्री के ऊपर ही क्या हो गए, रीबैक हो गए, रीबाउंड हो गए, कहने का मतलब। ओके, तो मतलब इस तरीके का डिफ्लेक्शंस जो है वो उनको नजर आया। ओके, तो मतलब किसी में तो क्या था, एंगल्स बहुत कम था, इसमें थोड़ा ज्यादा था, और इसमें तो कितना था, 180 डिग्री से ही बैक में चले गए। तो ये उनका यहाँ पे दिखाया गया है कि जब अल्फा पार्टिकल्स जब किसी भी गोल्ड फॉइल से वो जब टकराए थे ना, तो उनकी स्कैटरिंग को यहाँ पे समझाया गया है। अब ये है कि बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। मतलब ये जो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी अब ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी। मतलब क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी वो देखते हैं अब। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसे मैंने ये बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो क्या हो गए, सीधे ही निकल गए। सम द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द सोयल बाय स्मॉल फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे थे जिनके अंदर मतलब डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन मतलब बहुत ही कम एंगल से क्या हुए, वो डिफ्लेक्ट हुए। मतलब उनके डायरेक्शन के अंदर जो चेंजेस आया उसके अंदर जो एंगल्स बनाना वो बहुत ही कम था। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। और मतलब उन्होंने ये बताया कि जो 12,000 पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स जो था वो ऐसा था जो क्या हुआ, वापस मतलब क्या हुआ, रीबाउंड हो गया। मतलब जैसे आया था ना वो वैसे के वैसे क्या हो गया, पीछे की तरफ चला गया। तो मतलब ये उनके मतलब एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे। इन दिस वर्ड द रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वर ऑलमोस्ट अनक्रेडिबल एज इफ यू फायर 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। मतलब ये उन्होंने बताया कि इतना ये जो रिजल्ट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन आया इतना मतलब इनक्रेडिबल अनएक्सपेक्टेड है। तो यदि आप ऐसे बोले ना कि किसी आग को आपने क्या फेंका, टिश्यू पेपर के ऊपर फेंका, तो वो आग जो हो गई क्या वापस आपको मतलब उससे टकराई और वापस आप ही के ऊपर आ गई। तो ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। तो मतलब इस तरह के रिजल्ट मतलब आए, मतलब अल्फा पार्टिकल्स गए, टकराए एटम से और वापस क्या हुए, उसी डायरेक्शन के अंदर 180 के पर मतलब क्या हो गए, रिवर्स हो गए। क्लियर। अब ये उनकी हिस्ट्री बताइए यहाँ पे मतलब तो जो बताए, ई रदरफोर्ड वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। ही वाज known as father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom. With the gold foil experiment, he got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो रदरफोर्ड जो है मतलब जिन्होंने क्या किया है मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। तो इनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि मतलब किसी भी एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, फिर रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो इनके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो इनकी हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एक एक्टिविटी से मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक मतलब एक्टिविटी से बताया कि लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी एंड ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला कि मतलब एक एक्टिविटी करी ओपन फील्ड के अंदर और उससे अपने मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्या किया, एक्सप्लेन करने की समझाने की कोशिश करी।
उन्होंने बोला कि लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आईज क्लोज, मतलब आप क्या करो, एक बच्चे को मतलब क्या कर दो, एक वॉल मतलब उसकी आंखें बंद करके मतलब उसकी आंखों पे आपको क्या बांधे नहीं, पट्टी बांधा नहीं, उसको वॉल के सामने खड़ा कर देना है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसको कहो कि मतलब वो क्या करे, कुछ डिस्टेंस से क्या करे, उस वॉल के ऊपर क्या डाले, स्टोन्स को फेंके, मतलब उसको क्या करना, उस बच्चे को वॉल के ऊपर क्या फेंकने, पत्थर फेंकने हैं कुल मिला के। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, मतलब जब भी वो बच्चा क्या करेगा, वॉल के ऊपर क्या करेगा, स्टोन्स को स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा, उसको एक आवाज सुनाई देगी। अगर इस मतलब इसको मतलब ये वाली एक्टिविटी 10 टाइम्स करिए, मतलब 10 टाइम्स उस स्टोन को क्या करा है, वॉल के ऊपर फेंका है, तो उसको 10 टाइम्स से क्या होगी, आवाज सुनाई देगी। बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and so no sound would be heard। तो उन्होंने ये बोला कि लेकिन यदि आप दीवार के सामने उस बच्चे को बोलोगे कि स्टोन फेंकने, तब तो हर बार जब वो जाएगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, मतलब स्टोन की, ठीक है ना। और लेकिन यदि उसी ब्लाइंड फोल्डेड मतलब उसी उस बच्चे जिसकी आंख पे हमने पट्टी बांधी है, अब उसको बोलो कि उस स्टोन को आप किसके ऊपर फेंकना है, ऐसी फेंसिंग के ऊपर फेंकना है जिसके अंदर क्या है, मतलब क्या है, गैप है। ओके, तो हम देखते हैं कि कुछ स्टोन्स जो होते हैं, मतलब उसमें से मतलब उसने बहुत सारे पत्थर फेंके, लेकिन उसमें से कुछ जो स्टोन्स थे वो फेंसिंग को क्या करते हैं, फेंसिंग के तार को क्या करते हैं, मतलब हिट ही नहीं कर पाते हैं, और कोई साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके, ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने इसका रीजन समझाया कि दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलो द स्टोन्स टू पास थ्रू देम। मतलब उन्होंने बताया कि जो फेंसिंग जो होती है ना, तो फेंसिंग में क्या होते हैं, जब हम तार बांधते हैं ना, तो वो इस तरीके से बांधते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में बांधते हैं, तो क्या हो जाता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो गैप की वजह से क्या होता है, जब उस बच्चे ने क्या करा कि उन स्टोन्स को क्या करा, उस फेंसिंग के ऊपर डाला, तो मतलब आवाज नहीं आई। ओके, तो क्यों नहीं आई, क्योंकि उस फेंसिंग के अंदर क्या थे, बहुत सारे गैप थे। तो उस गैप के अंदर मतलब जब उसने स्टोन डाले, तो वो गैप से मतलब क्या हो गए, वो स्टोन दूसरी तरफ क्या हो गए, पास हो गए। तो मतलब जब वो किसी फेंस के तार से वो स्टोन टकराएगा नहीं, तो मतलब कोई आवाज नहीं आएगी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने ओपन फील्ड वाले एक्सपेरिमेंट से एक्टिविटी से हमें समझाने की ये कोशिश करी कि फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम ए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने इस वाली एक्टिविटी से अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश की कि जो अल्फा पार्टिकल का जो इस तरह का जो स्कैटरिंग का रिजल्ट आया है, वो क्यों आया है। ओके, तो उन्होंने इस चीज को हमें बताया है इससे कंपैरेटिवली स्टडी करके। तो उनका पहला पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मतलब उन्होंने बताया कि जो एटम्स जो होता है ना, उनके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर चले जाते हैं। तो उससे मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो इसको हम यहाँ से समझेंगे, सपोज ये वाला आप एटम ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि वही अल्फा पार्टिकल्स जो मतलब स्ट्रेट जा रहे हैं, जो एम्प्टी मतलब इस एटम के जो एम्प्टी स्पेस है ना, उससे पास हो रहे हैं, मतलब वही अल्फा पार्टिकल्स जो एम्प्टी स्पेस से पास हो रहे हैं, वही क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये उनका पहला रीजन था। तो मतलब जैसे फेंसिंग के अंदर गैप था, तो मतलब वो फेंसिंग के अंदर गैप होगा तो स्टोन भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पास हो जाएगा। उसी तरीके से एटम के अंदर भी क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। सेकेंड उनका मतलब ये था कंक्लूजन, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। और मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने पाथ के अंदर क्या किया, डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हुए, अपने डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया, क्योंकि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम स्पेस जो होता है वो क्या करता है, कवर करता है। ओके, ये उनका दूसरी चीज थी। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि ये यहाँ पे जहां जहां पे आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जब अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी से टकराते हैं ना,
एटम के अंदर, तो ही उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो आपको सेंटर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है ना, वो एटम के अंदर बहुत कम स्पेस जो होता है वो कवर करता है, और बाकी बहुत जो एटम का जो बहुत सारा हिस्सा होता है वो क्या रहता है, खाली रहता है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। तो उन्होंने ये बोला था कि जो अल्फा पार्टिकल का बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब यहाँ पे आपने बताया था ना कि जो 12,000 में से ओनली एक अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कितने में रिफ्लेक्ट हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था उसके अंदर 180 डिग्री के ऊपर। तो मतलब ऐसा क्यों था, ऐसा उन्होंने ये बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो पार्टिकल्स जो होता है ना, मतलब वो क्या करता है, वो गोल्ड एटम के मतलब जो मास जो होता है उसके, ये इसका रीजन उन्होंने ये दिया था कि जो गोल्ड का जो एटम, मतलब जो गोल्ड मेटल जो होती है उसका जो एटम जो होता है उसका सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है और उसका जो मास जो होता है वो कहाँ होता है, एकदम एक एटम के अंदर एकदम सेंटर के अंदर एक बहुत छोटे से स्पेस के अंदर क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो मतलब यदि उनमें से एक पार्टिकल यदि एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे जाएगा तो वही पार्टिकल्स जो होगा वो 180 डिग्री पे ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब वापस से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये रीजन था कि मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब यदि हीलियम आयंस जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर भी जो होता है ना सेंटर के अंदर, वो भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये सपोज मैं यहाँ से समझा देती हूँ, जो मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ पे जा रहे हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये अल्फा पार्टिकल्स ओके, इन ये जो जा रही है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जहाँ पे ये जो न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है ना ये भी पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो एकदम उसको क्या करेगा, वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वापस पीछे के पीछे ऐसा का ऐसा ही उसको क्या कर देगा, भेज देगा। ओके, तो ये इसका रीजन था। अब इन्होंने बताया था कि फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 मतलब 10 की पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब उन्होंने बताया था कि जो एटम्स जो होते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो मतलब उसका जो रेडियस जो होता है वो एटम के रेडियस के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको हर एक लाइन में से क्वेश्चंस पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़नी, इसलिए बुक पढ़नी बहुत कंपलसरी है। On the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had following features। मतलब ये सारा जो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको पूछेंगे ना रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, तो आपको ये चीजें लिखनी है। तो मतलब कहने का मतलब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर अगर आपको पूछे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था तो ये पूरा आपको यहाँ पे समझाना है। फिर ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ओके, ये यहाँ पे रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो ये आपको उस एक्सपेरिमेंट में लिखने हैं। क्लियर? फिर आपको पूछेंगे कि फिर ये आपको डायग्राम देना है, और फिर ये उसकी ऑब्जर्वेशन है नीचे, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, और ये इसका कंक्लूजन है। ओके, मतलब ये पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल है। तो ये आपको एग्जाम में ये चीज मेंशन करनी होगी। यदि एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने अभी समझाया वो सब लिखना है। तो उनका मॉडल्स क्या था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है कि जो एटम्स जो होते हैं उसके मतलब जो एटम होता है उसके सेंटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उन्होंने इस सेंटर को जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको क्या बोला था, न्यूक्लियस कहा था। ओके, ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और मतलब जितना भी एटम का जितना मास जो होता है ना उस एटम का, वो सारे उस न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। अब उन्होंने दूसरा उनका क्या था, पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। मतलब उन्होंने ये बता दिया था कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? अब तीसरा उन्होंने ये बताया था कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जो न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो एटम के साइज के कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये मतलब उनका ये
उन्होंने एक तो बताया था हमें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, यहाँ पे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहली चीज उन्होंने ये बताई। दूसरा बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, और तीसरा बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो पूरा एटम का जो मास होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ओके, और जो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो एटम के साइज की तुलना में बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या करने हैं, मेंशन करने हैं वहां पे। अब हम देखते हैं इसकी क्या कमियां हैं। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, तो मतलब रदरफोर्ड ने मतलब एटॉमिक मॉडल तो दिया, काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके अंदर काफी ड्रॉबैक्स भी थे। तो अब हम देखते हैं वो क्या है। द रिवोल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जब वो क्या करते हैं, किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब वो जो है वो स्टेबल, अगर वो घूमता जाएगा तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसकी जो स्टेबिलिटी जो होगी वो कभी ना कभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो उनके इनका सोचने का रीजन क्या था कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि any particles in a circular orbit would undergo accelerations. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not be exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करता है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एसिलेरेशन आता है, मतलब वो स्पीड पकड़ लेता है। ओके, तो मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो मतलब बढ़ती जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, एसिलेरेशन मतलब प्रोड्यूस होगा। तो एसिलेरेशन की वजह से क्या होगा कि वो क्या करेंगे, जब उनके अंदर एसिलेरेशन होगा, कोई भी चीज जो होती है अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, तो वो फिर क्या सोचते थे कि मतलब वो क्या करेगा, मतलब उसमें से एनर्जी जो होती होगी वो रेडिएट होती होगी, मतलब निकलती होगी। तो कुल मिला के जब जैसे जैसे सर्कुलर पाथ में ज्यादा बार घूमेगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक एनर्जी जो होगी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, मतलब फाइनली न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो इसकी वजह से वो सोचते थे कि जो एटम्स जो होंगे वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जब बाद में पता चला, मतलब अगर हाईली अनस्टेबल मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि मतलब कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लूज कर देगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एटम्स जो होगा उसका क्या हो जाएगा, मतलब सब काम खत्म हो जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो मतलब जो मतलब कोई भी मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन मैटर तो एग्जिस्ट करती है ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो एटम्स तो जो है कि वो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एटम अगर मैटर है तो मैटर किससे बना है, एटम से बना है। अगर एटम है तो उससे क्या होगा, मतलब अगर एटम स्टेबल है तभी वो मैटर का जो एग्जिस्ट जो होना है ना, कोई भी चीज जो होगी वो उसका मतलब अर्थ के ऊपर लाइव करना पॉसिबल है। तो उन्होंने ये बताया था, लेकिन उनके हिसाब से एटम अनस्टेबल होता है, क्यों होता है, पूरा रीजन दिया था, लेकिन उसको वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो ये उनका ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे वही है कि ये बता रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके चारों तरफ गोल गोल सर्कल लगा चक्कर काटते हैं, और जैसे जैसे सर्कल में मूव करेंगे तो इनके अंदर एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इनकी जो स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, अपने में से एनर्जी मतलब लूज करना स्टार्ट कर देंगे, और लूज करने के बाद एक बार इनकी बिल्कुल टोटल एनर्जी खत्म हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये क्या हो जाएंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे, और ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये इनका डीमेरिट्स था। ओके, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल वाला, उसको हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्चर्स में हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब जो रदरफोर्ड था उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड का फॉइल लिया था, ये गोल्ड का फॉइल। ओके, ये वाला, और ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, जिससे उन्होंने क्या करा था कि मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उसको इस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कराया था, स्ट्राइक कराया था। ओके, तो मतलब जैसे ही ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स जब हम इसको जनरेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स का जो एक बीम होता है, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस गोल्ड जो फॉइल जो होता है उससे क्या करते हैं, टकराते हैं।
तो हम देखते हैं कि जो अब ये जो सामने देख रहे हैं मतलब जिसको हमने ए से इंडिकेट किया है, ये वो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल भी इनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन का मतलब ये सीधे के सीधे जो है मतलब स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधे चले गए हैं, इसके अंदर किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया है। अब ये जो बी आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो अल्फा मतलब ये जो बी जहाँ पे आपको दिखाया गया है, उसमें वो अल्फा पार्टिकल्स मतलब बताया गया है की कंडीशन दिखाई गई है, पोजीशन दिखाई गई है कि मतलब इसके अंदर क्या अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से टकराए और फिर क्या हो गए, इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन दिखाया गया, मतलब ये थोड़ा सा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं। और आप ये जो सी पोजीशंस के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स को देख रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ कि इस बीम से टकराए और वापस रिटर्न होके क्या हुआ, बैक में 180 डिग्री के ऊपर वापस रिटर्न हो गए। तो मतलब यही पोजीशन है कि ए के ऊपर जो पोजीशन आपने देखी है वो अल्फा पार्टिकल्स की है, जो क्या करते थे, फॉयल से टकराए तो सही, लेकिन फॉयल से मतलब टकरा के मतलब उनके अंदर किसी टकराने के बाद भी उनके अंदर किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और जो बी पोजीशन के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, उनके अंदर क्या कि वो फॉयल से टकराए और उनके अंदर स्मॉल एंगल के अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ओके, मतलब उन्होंने थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करी। अब जो सी पोजीशन पे जो आप अल्फा पार्टिकल्स देख रहे हैं, वो है कि मतलब वो मतलब क्या करे, गोल्ड फॉयल से टकराए मतलब, और वापस मतलब बैक के अंदर ऐसे के ऐसे रिटर्न हो गए। तो ये उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने ये बताया कि जो एटम का जो मतलब पूरा का जो पूरा मतलब जो मास जो होता है वो एकदम सेंटर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियर के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। ओके, और मतलब इन्हें मतलब जिसमें ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर जिसमें मूव करते हैं, उन्होंने इसको क्या बोला था, ऑर्बिट बोला था। तीसरी चीज इन्होंने बोली थी कि जो आप ये देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा एटम है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो इस एटम के साइज के कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, 10 की पावर 5 टाइम्स कम होता है। तो ये मतलब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो मतलब इस पिक्चर से आपको ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मतलब इससे सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।